बना ली? कैसी बनाई देखो देखे। अरे वाह, आपके कुछ ज्यादा ही बह रही है नदी। हाँ लड़के भी तो बताओ, आपने भी तो बनाई होगी। ठीक है ठीक है। हाँ आज हमारी बनाई हुई है। हाँ अब देखो, अब बताएगा कौन चंबल नदी के बारे में। बताना कैसे है कि भाई, सबसे पहले बताना चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की। सबसे पहला बांध बना हुआ कौन सा? गांधी सागर। इधर से कौन सी नदी आती है सबसे पहले? गुंजाली। राजस्थान में प्रवेश कहां से? रावत बाटा, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़, मध्य प्रदेश। सबसे पहले इधर से गुंजाली, फिर बांध राणा प्रताप सागर, फिर बांध जवाहर सागर, फिर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। इधर से सबसे पहले गुंजाली, फिर ब्राह्मणी, फिर कुराल, फिर मेज, फिर चाकण, फिर बनास। उधर से आलनिया, फिर काली सिंध। काली सिंध में दो आती है, परवन और आऊ। फिर पार्वती, फिर शीप, फिर कुन्नू। ठीक है, आज तो मैंने बता दिया। कल आप में से ऐसा कौन है जो इस नदी के बारे में बता देगा? ये नदी मैं याद करके आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। हाथ खड़े करो कि सर हम सुना देंगे। ठीक है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनसे ही पूछेंगे। ठीक है, बाकी से नहीं पूछेंगे क्योंकि बाकी अपने इस तरफ इंटेलिजेंट है। ये कमजोर कमजोर, इन्होंने हाथ खड़ा किया। ठीक है, आप बताओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, वो आपके अच्छे से तैयार और हो जाएगा। चलो, और सुनानी कैसे? जैसे आपको सुनानी कि जानना पाओ की पहाड़ी से निकलती है, गांधी सागर बांध है, इधर से आपकी ये नदी आती है, इधर से ये नदी आती है, ये बांध है, ये जलप्रपात है, त्रिवेणी संगम है, यूपी में जाती है, यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। ऐसा आप एक्सप्लेन करना आप अपने हिसाब से। पहले पड़ोसी को सुना देना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मेरे को सुना देना। अब देखो, सबसे पहले लिखो उद्गम। लिखो उद्गम। किसका किसका? चंबल का या किसका? चंबल का लिखो उद्गम। हाँ, चंबल नदी का चित्र बना लिया या चित्र नहीं बनाया? चित्र मान लो आपने, भाई आपने क्या, हेडिंग है जो 2 पेज है, 2 पेज में हेडिंग यहाँ लगा ली, चित्र आपने अगले पेज में बनाया, तो ये जो खाली जगह है यहाँ चंबल के बारे में लिख लो। चंबल नदी के बारे में लिखना है उद्गम। कहाँ से उद्गम? तो लिखो जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। फिर मुहाना, मतलब मुहाना मतलब जहाँ पे जाके समाप्त होती है, या आप कह सकते हो संगम। मुहाना या संगम। भाई संगम तो इसका किस में है? पहले तो ये मिलती है यमुना में। किस में मिलती है? यमुना में। यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा यूपी में। इटावा यूपी में। फिर यमुना जाती है किस में? गंगा में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज यूपी में। और फिर ये गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये बना लो, बंगाल की खाड़ी।
कुल लंबाई 965 किलोमीटर या 1051 किलोमीटर। राजस्थान वाला विवादित है। राजस्थान 135 बताती है किताब हरिमोहन सक्सेना, और बाकी बताती है आपके 322 बताती है, 335 बताती है। अलग अलग किताबें अलग अलग बताती है। 322 किलोमीटर या 135 किलोमीटर लिख लो राजस्थान। ये इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो बॉर्डर बनाती है राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच, एक सिर्फ राजस्थान में बहती है। वैसे लंबाई का प्रश्न आता नहीं है कभी, ना तो कुल लंबाई का आता ना राजस्थान में पूछते। अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम एक तो है चर्मणवती, चर्मणवती, कामधेनु, कामधेनु, और नित्य वाहिनी, नित्य वाहिनी या 12 मासी, 12 मासी। इतना वो आपके 241 किलोमीटर बनाती है बॉर्डर। ठीक है, हरिमोहन अब स्पष्ट नहीं दिया हुआ कि ये 135 सिर्फ राजस्थान में बहती है या 320 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सिर्फ राजस्थान में बहने वाली तो ये है, और बॉर्डर मिला के टोटल ये हो जाएगी। बॉर्डर बनाती है 241 किलोमीटर तो। ठीक है, फिर भी इतना आपके अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, इतना आप लोड मत लो, चाहे इसको मिटा दो भले आप काट दो, चाहिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुल लंबाई आपको याद रखना, इसकी भी कभी भी प्रश्न नहीं आया लंबाई का, किसी भी नदी का ओल्ड पेपर देख लेना, आज तक ही प्रश्न नहीं आया। क्यों? लंबाई स्पष्ट नहीं है तो प्रश्न में विवाद होगा, 100% विवाद होगा तो प्रश्न आते नहीं है। तो चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, इसके अन्य नाम है। क्या क्या नाम है? चर्मणवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी या 12 मासी, 12 महीने आपकी नदी बहती रहती है। उद्गम कहाँ से? संगम या मुहाना, पहले तो यमुना में इटावा में, फिर यमुना गंगा में प्रयागराज में, फिर गंगा। कुल लंबाई 965 या 1051। अन्य नाम चर्मणवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी या 12 मासी, नित्य वाहिनी या 12 मासी। अब लिखो आगे। अफवाह, मतलब कहाँ कहाँ बहती, कहाँ कहाँ बहती है? देखो, एक तो मध्य प्रदेश से तो इसका क्या होता है? उद्गम। फिर कहाँ आती है? राजस्थान। फिर कहाँ जाती है? यूपी। कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से यूपी। राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है? सीधी कोटा। पहले कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर। फिर करौली, और फिर ये पहली बार ही पढ़ रहे हो चंबल नदी का अफवाह, या पहले भी कभी पढ़ा? नहीं, क्यों? चंबल का मैदान पढ़ा तो पढ़ा ना आपने, पूरा बताया आपको कहाँ कहाँ बहती है, कहाँ कहाँ आपके बीएड बनाती है, कहाँ पर अउ नालिका प्रदन करती है। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में पढ़ा हुआ भूल गए पूरा। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? यहाँ पर आपके रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ है, या फिर अपन कह सकते हैं कि 84गढ़। कहाँ से? 84गढ़
एमपी से राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो इसका आपको आया मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो लिखो भौतिक प्रदेश का टेस्ट हो जाए, कब हो जाए? सोमवार का कौन सा है? मंगलवार को। नहीं, मंगलवार सही है, और देख लेंगे सोमवार को, एक बार डिस्कस कर लेंगे वापस। कई बार इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं, सर वो लालो पेपर पाँच ले लियो पिछले बेंच का या पिछले बेंचों का। अब प्रश्न तो वही है, तो अब मान लो थाने पेपर देवा इरो मतलब आ थोड़ी ओ पेपर ही परीक्षा में पड़ी, ओ पेपर ही सेम परीक्षा में आ थोड़ी है। थाने पे टेस्ट कहीं काम लेवा, टेस्ट कहीं काम लिया कर बताओ, ताकि थाकी प्रैक्टिस हो जावे। ठीक है, पढ़ाई हो जावे, टेस्ट दे तो ध्यान पड़ जाए, अपन किताब याद है, प्रैक्टिस हो जाए, अभी वहाँ टेस्ट लेवा। बाकी अब मान लो ऑब्जेक्टिव बुक है, उसमें आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो भी वो प्रैक्टिस ही होती है ऑब्जेक्टिव बुक से। अब उसमें से प्रश्न हमने दिए, ओ मार दी, तो आपके ये थोड़ा बहुत लोड पड़ जाता है कि इसको अपने को सही ढंग से करना प्रश्न को। घर पे करते हो तो आप टिक लगा दे तो गलत होता है, सही होता, कोई लोड नहीं। यहाँ आप लोड लेकर वो करते हो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उस चक्कर में आप पढ़ाई और कर लेते हो, इसलिए लेते हैं। ये थोड़ी है कि पिछला टेस्ट वापस ले लिया सर, सेम कोई मतलब नहीं है। एक जने का पिछला दिया हुआ था और वो फर्स्ट आ गया तो आ गया। यहाँ क्यों लड़ते हो फर्स्ट आने के चक्कर में? फर्स्ट आना है तो उस दिन टेस्ट भी हो जाएगा ढंग का, फर्स्ट होगा, फर्स्ट आने का मौका भी मिलेगा आपको कि अब आओ फर्स्ट। उस दिन आ जाना, उस दिन नकल भी नहीं करने देंगे और पूरी सिक्योरिटी के साथ टेस्ट लेंगे। उस दिन आ जाना फर्स्ट। आप इतनी भाई आप पढ़ाई करते रहो, कोई फर्स्ट आ जाता है, लेकिन आपने वहां तक तो पढ़ाई कर ली, सेकंड तक, थर्ड तक, फोर्थ तक, 10th तक तो कर ही ली होगी। अब आप 10th में नहीं हो, तकलीफ कर रहे हो फर्स्ट वाले से, जो फर्स्ट आएगा नकल कर। और थारे क्या की तकलीफ आंख दो के हुए तो अलग बात है, 3-4 जना तू है 20वीं रैंक पर के वो फर्स्ट नकल आएगो तो आएगो थारे तो कहीं समस्या हुई बता। ठीक है, समस्या हुआ कि 3-4 जना बीच में कंपटीशन हुआ जना, क्या सर वो बार बार नकल कर आ जाओ फर्स्ट। ठीक है, इस चक्कर में माँ को नहीं आ पावा, कोई कह के नहीं सर वो बार बार नकल कर आ जाए, इस चक्कर में मैं फर्स्ट को नहीं आ पाऊँ। ठीक है, तो नकल करने वाले को करने दिया करो, आप लोड मत लिया करो। आप नकल करता है ना, आपके फायदा होता है। और नकल लड़कियां तो अलग तरीके से करती है, लड़के अलग तरीके से नकल करते हैं। लड़कों का तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि हाँ नकल हुई है। ठीक है, पूरा घंटियन मोड़ देखिए या यहाँ बोल, लड़कियां बोलती बोलती 1% देख ले, 2% देखियो, थोड़ी बोली 1% देखियो। ठीक है, ध्यान कौन पढ़ने देला कि नकल करे या कहीं कोई बात करे या कोई पेपर पेन लेती लेती 1% देख ले। ठीक है, लड़का तो स्पष्ट रूप से सीधी ध्यान पड़े कि वो हला हली कर रही है नकल। ठीक है, और मोबाइल से फोटो खींच के चैट जीपीटी से प्रश्न निकालते हैं, आंसर निकालते हैं और सीधे लिखते हैं। ये चीजें करनी थी तो पर इतने दिन अपन ने कर ली होगी कई कोचिंगों में या कई बार अपन ने, अब क्यों करनी? अब आप प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ो, इतना लोड मत लो। आप नकल करता है तो उसको बोलो हाँ तू कर, मैं कौन करूँ नकल, तू कर, करने दो उसको नकल। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो आपके सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? कोटा, कोटा के बाद कहाँ जाती है? बूंदी, बूंदी के बाद कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर के बाद कहाँ जाती है? करौली के बाद कहाँ जाती है? धौलपुर। ठीक है, अब यहाँ से जब गुजरती है तो क्या क्या इसके पास में है, क्या क्या इसके बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
देखो, जब यहां से चित्तौड़गढ़ से गुजरती है तो इसके बारे में क्या है, एक तो प्रवेश करती है, एक आपके बांध है, कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, पूछ ले, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा इसके किनारे। किनारे क्या क्या है, किनारे चित्तौड़गढ़ के, एक तो रावत भाटा है, रावत भाटा, और एक है आपके बेंसरोडगढ़। कौन सी जगह है, बेंसरोडगढ़। ये किसके किनारे है, एक इस नदी पर आपको पता है तो जल प्रपात है, चूल या जल प्रपात, जल प्रपात है आपके राजस्थान का सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कितना ऊंचा है, 18 मीटर। 18 का उल्टा है 81, 81 मीटर आपके राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। कौन सा है, जाखम। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ की बातें हैं। फिर जाती है नदी कोटा। कोटा में जब नदी जाती है तो कोटा के बारे में इसमें क्या क्या है, एक तो बांध है, कौन सा, जवार सागर बांध है, और कौन सा है, कोटा बैराज है, और किनारे क्या, कोटा खुद, किनारे क्या है, कोटा खुद है जो आपके शहर है वो किस नदी के किनारे है। यहां पर आपको पता है हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ, झूलता हुआ पुल बना हुआ, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ, जिसको हम कहते हैं झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल। ठीक है, यहाँ से NH 27 गुजरता है, NH 27 गुजरता है। तो फिर आप में से हाथ खड़ा करो कि NH 27 के बारे में कौन जानता है, हाथ हाथ खड़ा कर दो तो कौन बताएगा NH 27 के बारे में। हाँ, और ये NH के बारे में क्या है, 27 NH सिलचर असम को जोड़ता है। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वहां से NH 27 गुजरता है। ठीक है, तो ये हैंगिंग ब्रिज है जहां से NH 27 गुजरता है। 2017 में मोदी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया, इसका उद्घाटन किया। फिर यहाँ पर आपके कोटा में और क्या है, कोटा में आपके चंबल रिवर फ्रंट है, चंबल रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट है, देखा हुआ, चंबल रिवर फ्रंट बहुत ही आपके अच्छा है। इसकी थीम भी है, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। ठीक है, घड़ियाल को इसका प्रतीक के रूप में बताया गया, और यह आपके चंबल रिवर फ्रंट 2023 में बना था। सीपी जोशी जी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम कांग्रेस में, तो उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। तो चंबल रिवर फ्रंट 2023 में बना, चंबल नदी के पास में बना, बहुत ही आपके अच्छा बना हुआ। ठीक है, आप सोच ही नहीं सकते कि ये आपके चंबल रिवर फ्रंट कहाँ पे है, राजस्थान में है क्या। नहीं, मैं तो मैं रोजी नहीं इमी देखूं, हर क्लास में देखूं मैं। तो मैं तो देख देख रहा आपको, चल, चंबल रिवर फ्रंट कोटा। बहुत ही जबरदस्त बना, देखो सीन देखो इसका। देखो देखो इसको,
मतलब सोच नहीं सकते कि ये तो अपने विदेशों में देखते हैं ऐसी चीजें। बहुत पैसा लगाया हुआ है इसमें। ये कोटा बैराज के जस्ट बाद में, जैसे पानी उतरता कोटा बैराज का उसके जस्ट बाद। मस्त था ना। जाओ तब कोटा देखना है इसको, है ना। तो चंबल रिवर फ्रंट भी बना हुआ है यहाँ पर 2023 बना। फिर आते हैं बूंदी। बूंदी में देखा जाए तो बूंदी में इस नदी को लेकर क्या है, बूंदी में बूंदी में क्या है भाई, बूंदी में इसके किनारे केसोराय पाटन है। कौन सी जगह है, किनारे, बूंदी का स्थान है इसके किनारे। कौन सा, केसोराय पाटन। ये केसोराय पाटन है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो तो झालरा पाटन झालावाड़। केसोराय पाटन में चीनी मिल है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल है आपके केसोराय पाटन बूंदी में। फिर आते हैं बूंदी के बाद आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ आते हैं, सवाई माधोपुर में क्या है, सवाई माधोपुर में क्या है, त्रिवेणी संगम है। क्या है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम ये कहाँ पर है, रामेश्वरम। कहाँ पर है, रामेश्वरम में। कौन सी नदियां मिलती है, चंबल बनास, चंबल बनास सीप, चंबल बनास सीप। और ये आपके मीणाओं का कुंभ है, मीणाओं का कुंभ, मीणाओं का कुंभ। जहां पर भी त्रिवेणी संगम होता है उसको कुंभ भी नाम देते हैं लगभग। जैसे आपके सोमाई जाकम है, वहां पर आदिवासियों का कुंभ है, तो ये आपके मीणाओं का कुंभ कहलाता है, ठीक है। और हम चंबल बनास सीप नदियां मिलती है कहाँ पर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम है आपके। फिर आपके जाते हैं अपन कहाँ पे, सवाई माधोपुर के बाद करौली। तो करौली में इसके ऊपर आपके कोई विशेषता नहीं है। करौली के बाद जाते हैं अपन धौलपुर में, भी इसके लेकर कोई विशेषता नहीं है। धौलपुर के पिनाट से बाहर निकल जाती है आपके चंबल नदी। तो कुल मिलाकर आपके ये जो आपके जानकारी है, आपके जहाँ जहाँ अफवाह है वहाँ वहाँ इसकी क्या क्या विशेषता है। जैसे मान लो सबसे पहले चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में क्या विशेषता है, राणा प्रताप सागर बांध है, रावत भाटा इसके किनारे है चित्तौड़गढ़ का, चंबल के किनारे भैंसरोडगढ़ है, और चूलिया जलप्रपात है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर कोटा में जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज किनारे, कोटा हैंगिंग ब्रिज है, झूलता हुआ पुल, NH 27 गुजरता है, और चंबल रिवर फ्रंट है। फिर बूंदी का केसोराय पाटन इसके किनारे, मतलब किनारे स्थान 4 आ गए, एक तो केसोराय पाटन, एक कोटा, और एक आपके रावत बाटा, और चंबल के किनारे कितने स्थान है, 4, ठीक है। मुख्य मुख्य है रावत बाटा,
भैंसरोडगढ़, कोटा, केसुराय, पाटन। बांध कितने हैं? 4। त्रिवेणी संगम कितना है? 1। कहां पर? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास, सीप। इसे कहते हैं मीणाओं का कुंभ। बना लिया जाए या छोड़ दिया जाए? बना लिया जाए, बनो। देखो इनमें तो कुछ ही नहीं लिखना, इनको इनमें गैप नहीं देना, गैप देना आपके चित्तौड़गढ़ और कोटा के बीच, फिर बूंदी पास में लिख लेना, फिर सवाई माधोपुर में थोड़ा गैप देना, करौली धौलपुर को तो लिखो ही मत, एक बार लास्ट में अटका लेना उधर। अलग अलग लिखो तो अलग अलग लिखो, तो उसका तरीका ये है कि जैसे मान लो चित्तौड़गढ़ लिखा, अब चित्तौड़गढ़ की ये लाइन है जो आप यहां तक ले जाओ, कहां तक? कोटा तक। ठीक है, अब आप चित्तौड़गढ़ के बारे में लिख लो, फिर कोटा के बारे में लिख लो, और फिर आप कोटा से आगे नीचे लाइन कहां तक ले जाओ? आप बूंदी तक। पहले चित्तौड़गढ़ लिख लो, चित्तौड़गढ़ के बारे में बातें लिख लो इधर। ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ से एक लाइन सीधी खींच लेना, कहाँ तक? कोटा तक। फिर कोटा के बारे में बातें लिख लेना। बाकी आप नोट्सों के बारे में तो मेरे से अच्छे जानते हो कि कैसे बनाने, बना लो। बिहार के चुनाव रिजल्ट आएंगे, पता ही नहीं है। ऐसे क्या करो, बिहार से तो अपना बहुत लगाव है, राजस्थान का। जानकारी पूरी होनी चाहिए बिहार की तो। सबसे ज्यादा किसी राज्य से मित्रवत संबंध है तो अपने हैं राजस्थान वालों के। हाँ, तो की वो ठिकाना हो चाहे कुछ भी हो। ध्यान रखना, जनरेशन पानी पतासे के थैले ना खोल दे सारी, और कुछ नहीं है। हाँ, पानी पतासे के थैले नहीं खुलवाने उनसे। लिख लिया?
ना रिजल्ट आता उस दिन शेयर मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है। शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे ना आप। केशोराय पाटन, केशोराय पाटन। शेयर बाजार के बारे में नहीं जानो तो ठीक है, आप जानना ही मत। क्योंकि आप सोचोगे कम समय में पैसे कमा ले, और इतना आसान है नहीं। पैसे तो अपनी योग्यता के अनुसार मिले वही अच्छे रहते हैं। बिना योग्यता के पैसा आता है ना, तो फिर वो फिर हजम नहीं होता पैसा। जितनी योग्यता उतना ही पैसा सही रहता है। ठीक है, बिना योग्यता कई बार देखते हो आप, पेपर आउट करा के नौकरी लग जाते हैं, या ऐसे जैसे तैसे नौकरी लग जाते हैं, उनको नौकरी की वैल्यू नहीं होती है। नौकरी की वैल्यू होती है, पढ़ के लगता है उसको नौकरी क्या होती है, वैल्यू होती है। किसी भी चीज़ को है जो आपके जितनी आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद मिलती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। चलो, तो चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध किनारे, रावत बाटा भैंसरोडगढ़ जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कोटा में कोटा बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर। ठीक है, किनारे कोटा, हैंगिंग ब्रिज और झूलता हुआ पुल, ये आपके NH सतेज गुजरता, ये कहाँ पे है, चंबल रिवर फ्रंट कहाँ पे है, कोटा में। तो कोटा में आपके एक तो कोटा खुद इसके किनारे है, चंबल रिवर फ्रंट है, झूलता हुआ पुल है, हैंगिंग ब्रिज है, और 2 बांध है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। बूंदी में, बूंदी का जो केशोराय पाटन है वो किसके किनारे है, किसके किनारे है, त्रिवेणी संगम कहाँ पे है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, चंबल बनास मीणाओं का, और फिर करौली और धौलपुर में। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। देखो, अब हम बात करते हैं इसमें बांधों की बात करें तो बांध को अपन थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। बांध की बात करें तो बांध कितने हैं, 4 बांध। कितने चरण, 3 चरण में बने, कितने चरण में बने। ये वैसे तो मैं बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ते हैं राजस्थान में, एक टॉपिक होता है उसमें बताता हूँ, लेकिन आपके बहुउद्देशीय परियोजना है नहीं तो आपके फिर बांध की वापस बारी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ ताकि भाई आपके कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि बांधों का क्रम बताइए, पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना। तो फर्स्ट चरण की बात करें तो फर्स्ट चरण आपके कब, 1959 60 में, 59 60 में पहला चरण। फिर सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण कब, 1970 71। फिर आपके थर्ड चरण की बात करें तो थर्ड चरण कब, 1972। पहले चरण में 2 बांध बने, फर्स्ट और लास्ट। कौन से, फर्स्ट गांधी सागर, लास्ट कौन सा, कोटा बैराज। फर्स्ट गांधी सागर कहां पर, मंदसौर MP में। ठीक है, कोटा बैराज को सिंचई बांध भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंचई बांध। क्यों, क्योंकि यहां से सिर्फ सिंचाई होती है, इस पे विद्युत नहीं बनती है। दूसरे में दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। तीसरे में तीसरा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध को अपन कहते हैं कोटा बांध भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटा बांध भी कहते हैं। जवाहर सागर को क्या कहते हैं, कोटा बांध, क्या कहते हैं, कोटा। तो पहले में पहला और लास्ट,
दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, टोटल आपके विद्युत कितनी बनती है इस पर? टोटल विद्युत कितनी बनती है बताओ? तो कितने बांध है? 4 बांध है। पहले चरण में, पहले चरण में 2, कौन कौन से? दूसरे चरण में, तीसरे चरण में। पहला चरण कब से कब तक? दूसरा कब से कब तक? तीसरा। ठीक है, लिखो। इस पे विद्युत बनती है 115 मेगावाट। कितनी बनती है विद्युत? 115 मेगावाट। इस पर बनती ने सिर्फ सिंचाई होती है। राणा प्रताप सागर पर बनती है 172 मेगावाट। कोटा बैराज पर बनती है 99 मेगावाट। सॉरी, जवान सागर पर 99 मेगावाट। टोटल कितनी होती है? चंबल पर सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है कौन सा? गांधी सागर। राजस्थान का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध, जल ग्रहण क्षमता वाला बांध। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है? राजस्थान चंबल पर सबसे बड़ा बांध है। कुल विद्युत कितनी हुई टोटल करे तो? 386। और 386 को 50-50 में बांटता है। 386 उसको 50-50 में बांटा जाता है। तीन सौ
86। तो लिखो कुल विद्युत क्षमता, ये लिख लिया, बनो बनो। प्रश्न पूछा हुआ बहुत बार कि पहले बांधों के बारे में सही कथन बताओ कि भाई पहले चरण में ये बांध बना, दूसरे में ये बांध बना, सर्वाधिक सबसे बड़ा कौन सा, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता कौन किसकी है, सबसे ज्यादा विद्युत कौन बनाता, सर्वाधिक विद्युत, सर्वाधिक विद्युत। कुल विद्युत 386 मेगावाट। और ये जो परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान का 50% आएगा इसमें, ठीक है, अनुपात मध्य प्रदेश का भी कितना आएगा, 50% आएगा, दोनों का 50-50 होगा। और 50-50 होगा दोनों को, देख लो कितनी आई, 193 अनुपात 193 मेगावाट आएगी, 193 मेगावाट, ये भी लिख लो, 193 अनुपात 193 मिलेगी दोनों को। मतलब कुल विद्युत ये टोटल कितनी होती है भाई, ये भी मिला के, ये भी मिला के, वो मिला के 300। लेकिन ये तीनों चारों बांध है, सिर्फ राजस्थान का नहीं, इसमें मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश का सिर्फ इसमें नहीं है, मध्य प्रदेश का इस पूरे में 50 है, राजस्थान का इस पूरे में 50 है, ठीक है। ये टोटल कितने बनाते, 386। 386 में 50 कौन लेगा, राजस्थान, और 50 कौन लेगा, एमपी। तो 50-50 करोगे तो 193। इसको यहीं पे इतना ही समाप्त करो, इसको अलग से लिखना, इसके बाद में आप इसमें किसी में एक में ऐड मत कर देना। लिख लिया, पहला चरण कब से कब तक, 1900। दूसरा चरण कब, तीसरा कब, तीसरा कब, पहला कब, दूसरा, तीसरा। पहले में कौन कौन से बांध, कोटा बैराज पर विद्युत नहीं बनती, इसको सिंचाई बांध कहते हैं। गांधी सागर पर कितनी बनती है, 115 मेगावाट। ये आपके चंबल पर सबसे बड़ा बांध है, कौन सा, तो पहले चरण में कौन से दो बांध, किस पर विद्युत नहीं बनती है, किस पर बनती है, कितनी बनती है। फिर राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, कितनी विद्युत बनती है, और राजस्थान का सर्वाधिक जल ग्रहण और सर्वाधिक विद्युत बनाता है, 172 सबसे ज्यादा ही तो है, 99, 115 और 72। जवाहर सागर कितनी बनाता है, इसको कोटा बांध भी कहते हैं, किसको, जवाहर सागर। कुल विद्युत कितनी, कितनी, 386। इसका 50-50 कर लेंगे, 193 100। अब इसमें जलीय जीव पाए जाते हैं, किसमें, चंबल में। तो जलीय जीवों का संरक्षण होता है आपके, जलीय जीवों का संरक्षण। कौन कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं, देखो, एक तो पाया जाता है आपके इसमें घड़ियाल, एक पाया जाता उदबिलाव, कौन सा,
उदबिलाव, और एक पाया जाता है गांगेसुस, गांगेसुस, जिसको हम कहते हैं डॉल्फिन। क्या कहते हैं? डॉल्फिन। तो घड़ियाल, उदबिलाव, गांगेसुस या डॉल्फिन। गांगेसुस डॉल्फिन है तो राष्ट्रीय जलीय जीव अपना, राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? 2009 से, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव बना दिया। क्यों राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया? क्योंकि एक तो गंगा नदी में पाया जाता है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, गंगा नदी में पाया जाता है। अभी इनकी संख्या क्या होने लगी? कम। तो सरकार ने सोचा कि इतनी संख्या कम कैसे हो रही है, फिर पता चला ये किस में रहता है? सिर्फ स्वच्छ जल में रहता है, गंदा जल होती मर जाता है। मतलब गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, इसलिए गंगा नदी में इसकी संख्या क्या हो रही है? कम। तो ये इसे ताजे पानी का टाइगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजे पानी का, ताजे पानी का टाइगर, क्योंकि ये स्वच्छ जल में रहता है, गंदा जल होते ही मर जाता है। इसलिए फिर आपके 2016 में नमामि गंगे परियोजना चलेगी, सफाई कार्यक्रम भी चले गंगा में कि भाई इसकी संख्या कम हो रही है, इसलिए क्या करें? गंगा में सफाई करवाएं, इसकी संख्या को बढ़ाओ वापस, क्योंकि ये रहते हैं तो इससे पानी भी सही रहता है, ठीक है, और ये रहते हैं तो गंगा भी आपके साफ रहती है, शुद्ध रहती है, ठीक है, ये जीव रहते हैं तो, ठीक है। इनकी संख्या कम हो रही है तो गंगा भी प्रदूषित ज़्यादा हो रही है, गंगा प्रदूषित हो रही है, इनकी संख्या दोनों आपस में संतुलित रहेंगे तो ही सही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके इसमें आपके गंगा में सफाई कार्यक्रम चलाया, इसलिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया कि भाई इसको बचाओ, ठीक है। जैसे आपके कोई भी संकट स्थिति में होता है तो उसको राज्य का या राष्ट्रीय का प्रतीक बना दिया जाता है। जैसे अपना गोडावण है, गोडावण की स्थिति खराब होने लगी तभी तो इसको राज्य पक्षी बनाया। जैसे ऊंट है, ऊंट की स्थिति खराब होने लगी, ऊंट समाप्त होने की स्थिति पे आ गए तो इसको क्या बनाया? राज्य पालतू पशु बनाया। क्या बनाया? राज्य पालतू पशु। इसलिए आपके गांगेसुस को क्या बना दिया? राष्ट्रीय जलीय जीव बना दिया। यहाँ पर आपके उदबिलाव, हाँ, कोटा को दिया हुआ एक जिले में एक जीव दिया हुआ है जिसमें उदबिलाव दिया हुआ है, ठीक है, शुभंकर। फिर आपके देखा जाए तो जलीय जीवों के संरक्षण के बाद देखे तो यहाँ पर आपके अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर क्या आपके अभ्यारण्य है? कौन कौन से अभ्यारण्य? एक तो आपके जवार सागर अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य आपके अभ्यारण्य सिलेबस में है नहीं वैसे, जवार सागर। और एक आपके चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है। तो लिखो जलीय जीवों का संरक्षण और अभ्यारण्य। बहुत इजी ज्योग्राफी है ये है, बाकी है नहीं, बाकी हिस्ट्री ही, ये है, झूठ नहीं है इसमें, कुछ झूठ नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ मैं फेंक नहीं सकता इसमें, मन करता है कि एक बार फेंक दूं पर ज़्यादा हो जाए फेंक जोड़ी, क्योंकि बाद में गलत भी हो जाए, कोई ज़रूरी को नहीं। जितना है उतना बताओ, कोई कहानी नहीं है इसमें।
इसमें मैं इतना ही उचित मतलब अपना सिस्टम ये क्लास में बोर नहीं हो इसके लिए मैं बातें करता हूँ बस आपसे। और मेरे पास और कुछ नहीं है कि भाई इसमें कोई कहानी बता दूं। मैं थोड़ी देर बाद में आपसे क्या कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ। बातें करूंगा तो आप में से कोई ना कुछ बोलेगा, और कोई कुछ बोलेगा तो फिर अपन टाइम पास कर लेंगे 5 मिनट 2 मिनट। तब तक कहीं होंगे नींद उड़ जाएगी। बाकी कई बार तो बातों बातों में मजाक करवा ही देते हैं, बाकी बातें है नहीं इतनी, कहानियां वगैरह है नहीं। भूगोल में कोई बात नहीं, भूगोल को अगर सीधा सीधा दूसरी बात किए बिना पढ़ाए ना तो बोर हो जाते हैं। कंटिन्यू पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो घड़ियाल, उदबिलाव, गांगेसूस या डॉल्फिन, जवार सागर अभ्यारण्य और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये आपके सामान्य सामान्य बातें थी। अब हम देखेंगे चंबल की विशेषता। चंबल की विशेषता, ये तो तीन तीन चर्चा जिलों में आपके चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। हेडिंग लगाओ विशेषता, 2 3 लाइन छोड़ के लिखो विशेषता। किसकी? चंबल की विशेषता। क्या विशेषता है भाई? एक तो है सबसे लंबी नदी, सबसे, और 12 मासी 12 महीने बहती है, और बताओ एक और लछिंग विशेषता याद ही नहीं आवे, यहाँ नहीं याद को ना, और तो छींक और ले ली। देखो सबसे लंबी नदी, देखो एक इसकी बात करें तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। 241 किलोमीटर थी पहले तो, और आजकल पता नहीं कब किसने नाप ली 253 किलोमीटर और हो गई। 51 52 53 ये और डाटा गया। ठीक है, और ये जो आपके इसकी विशेषता की बात करें, ये नदी है जो आपके गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? गार्ज या गड्ढा बनाती हुई बहती है आपके। ठीक है, और ये गड्ढा कहाँ बनाती है? चित्तौड़गढ़ और कोटा में। चित्तौड़गढ़ और, क्योंकि ये पठार से बहती है, पठार, इस पठार के ऊपर से बहती है, तो ये आपके क्या करती है? पठार को काटती है। पठार क्या करती है? काटती है। तो ये क्या बनाती है? गार्ज या गड्ढा बनाती है चित्तौड़गढ़ और कोटा में। इसकी अगर हम बात करें तो कालिदास ने भी इसकी चर्चा की है। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में इसका वर्णन किया। किसमें? मेघदूत में इसका वर्णन किया। यह नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर बहती है। दक्षिण से प्रवेश कर उत्तर पूर्व की ओर। आजकल कई बार देख तो नदियों में दिशा पूछता है। अभी पूछा एक प्रश्न था जिसमें दिशा पूछ ली नदियों की। ये नदी इधर, ये नदी इधर, ये नदी इधर, यहाँ नदी इधर, कौन सी नदी है? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पूर्व में नदी कौन सी है? उत्तर पूर्व में कौन सी है? पश्चिम में कौन सी है? ऐसे दिशा पूछने लग गए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, ये दक्षिण से प्रवेश करती है और किधर मुड़ जाती है? उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, 5 7 विशेषता लिखो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। फिर लिखो, यह नदी यह नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच, यह नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच 241 किलोमीटर, 241 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाती हुई बहती है।
241 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाती हुई बहती है। अंतरराज्यीय सीमा बनाती हुई, बिल्कुल यह नदी चित्तौड़गढ़ व कोटा में, यह नदी चित्तौड़गढ़ व कोटा में, यह नदी चित्तौड़गढ़ व कोटा में गार्ज बनाती हुई बहती है। गार्ज कोस्ट में गड्ढा, चित्तौड़गढ़ व कोटा में गार्ज बनाती हुई बहती है। गार्ज बनाती हुई बहती है। फिर लिखो, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है। चंबल नदी का वर्णन किया है। अगली लाइन लिखो, यह नदी, यह नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर, दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण से प्रवेश कर उत्तर की ओर बहकर, उत्तर की ओर बहकर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दो तीन लाइनें छोड़ दो और हेडिंग लगाओ सहायक नदियां। क्या हेडिंग लगाओगे? सहायक नदियां। सहायक नदियां, जो एक दो लाइनें छोड़ दी उसमें लिखिए, छोड़ दी तो ही है। लिखिए, यह नदी, यह नदी कोटा में, कोटा में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन, कोटा में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन वे उत्खात भूमि का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन वे उत्खात भूमि का निर्माण करती है। उत्खात भूमि का निर्माण करती है। देखो, सहायक नदियां,
नहीं, करौली धौलपुर में की कौन लिखना। क्या लिखोगे बताओ। सहायक नदियां, और सहायक नदियों में आप ये बना लो। हाँ, बना लो, मेरा कहना मान के बना लो तो, और नहीं तो। मेरी खातर बना लो। ये इधर जो इसका हिस्सा है ये कौन सा है, दायां या बायां। एक बार आप अपना दायां हाथ खड़ा कीजिए, दायां हाथ खड़ा कीजिए, दायां हाथ रखे यहाँ, चेंज और करा तो आती, ठीक है। ठीक है, हाँ, डी दायां, बी बायां। अब आप तो पीटी बनने और था या डी बी करोगे। थाने तो पीटी परेड करानी पड़ी, बी मायने थाने तो मोड़नी ही पड़ी। दाएं मुड़, खुद को पता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। ये कौन सा दायां और ये कौन सा है बायां। राइट लेफ्ट तो पता ही है। सीधी। हाँ, बीच में। हम्म। बयान की कोनी तो कोई लोड वाली बात कोनी, मतलब इसमें एक तरफ वाली ध्यान रखना, इधर वाली कौन सी है, उधर वाली कौन सी है, पहले बाद में का तो इतना इशू नहीं आता है। उधर वाली दाई ओर से बाई ओर से दोनों तरफ से आने वाली। और आपके मध्य प्रदेश में मिलने वाली सहायक नदियां इधर लिख लेना, एमपी में मिलने वाली, ये तो राजस्थान में मिल रही है। एमपी में मिलने वाली, शिवान, रेतम, शिप्रा। शिवान, रेतम और शिप्रा। शिप्रा तो आप पढ़ते हो, दुर्गादास की छत्री है वहां, है ना, उज्जैन में, वो शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे। हम्म। हम्म। अभी तो अपन ने सिर्फ नाम नाम लिखे हैं, आगे देखो एक एक नदी को पढ़ेंगे और।
समझने वाले टॉपिक है स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, उतने। कृषि डाटा रटना है, पशु डाटा पूरे रटना है, उद्योग रटना ही है, जनसंख्या रटना है, पर्यटन रटना। टाइम भी यही लेते हैं ज़्यादा, मतलब 40% टाइम लग जाता है इसमें, 60% लगता है बाकी के सिलेबस, 40% 4 टॉपिकों में लग जाता है अपना, महीना 1.5 महीना लग जाता है। बाकी में तो फिर आपके 2 टॉपिक है जिसमें तो वैसे ही मैं नोट्स देता हूँ, एक तो जनसंख्या और एक उद्योग। उसमें क्या होता है कि मैं पूरा यहाँ बोर्ड पे रटवाता हूँ, याद करवाता हूँ और वो आपको उसके नोट्स देता हूँ। समय कुछ नहीं बचता, ऐसा नहीं है कि मैं समय बचा लेता हूँ, उसमें ये होता है कि अपन याद ज़्यादा कर लेते हैं, लिखने वाला समय बच जाता है और फिर वो आपके पेज जो गुम हो जाते हैं, नोट्स दिए होते हैं गुम हो जाते हैं। आते हैं कई बार के सर था 20 दिन दिया तो गम गया, दूसरा दे दियो, चलो दूसरा लीजिए। कुछ जगह समय बचाने का प्रयास करेंगे अपन कि भाई जहाँ आवश्यकता होगी वहां नोट्स देंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं होगी वहां नहीं देंगे। अब देखो था की आदत पड़ गया है थोड़ा दिन जबकि चीज आप हर चीज लिखो लाग गया जनपद जिदी नोट्स देवाना भी इतो दौरो लागे कि अब एक कहीं दिया नोट्स दे दिया भाई पढ़े को पापो काटे, पहली पहली तो पापो कौन काटियो, अब नोट्स दूं लागा पापो काटन लागा, अरे पापो कौन नहीं काटे, अट जरूरत कौन लिखवाऊं की। अब जनसंख्या का डाटा मैं लिखवाऊं और भी नोट्स में लिखो बात एक ही है। इम कोई यान कोनी के भाई मान लो जनसंख्या आपके 6.85 करोड़ है तो मैं खुद लिखा हूँ जनाब ने कोई 6 ने और कोई तरीका लिखा हूँ 85 और कोई तरीका, इसकी बजाय अपन लिखने की बजाय उसको क्या करें याद करें ना, तो वो अच्छा होगा अपने लिए। नहीं कौन ना मुश्किल है। आप भी जाएंगे तो अगर आप भी जाएंगे तो भी आपके पुराने वाले पूछेंगे, नया आएगा तो नया 2 तरीका आता है, एक तो आता है प्रारंभिक डाटा आता है, एक अंतरिम डाटा आता है। प्रश्न पूछना शुरू करते हैं अंतरिम डाटा आता है तब, ठीक है। और मेरे हिसाब से अभी तक आपके पेपर में तो ये नहीं आएंगे, और रिपोर्ट आप भी जाएगी तो रिपोर्ट में आपके आते ही रिपोर्ट में से नहीं पूछेंगे, पुरानी वाली भी याद करनी है फिर नहीं आएगी तो वो तो करनी है, दोनों याद करनी है। ताकि आपके कई बार ये भी होता है कि पिछली साक्षरता की तुलना में इस बार साक्षरता में वृद्धि हुई कितनी कमी हुई वो भी तो ध्यान रखनी पड़ती है, पिछली और इस बार वाली दोनों याद रखनी पड़ती है। तो इधर से कौन सी सबसे पहले गुंजाली कौन सी है, फिर 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 और फिर 2 बार लिख ली तो अब तो याद होगी गुंजाली, ब्राह्मणी, कुराल, मेज, चाकण, इधर आलनिया, फिर काली सिंध में आऊ और परवन, आऊ और फिर पार्वती, फिर और फिर कुन्नू, इधर से दाईं ओर से इधर से बाईं ओर से। और मध्य प्रदेश में मिलने वाली शिवान रेतम कौन सी है, कौन सी शिवान रेतम शिप्रा, कौन सी शिवान रेतम शिप्रा, शिवान रेतम शिप्रा, शिवान रेतम शिप्रा। अब देखो एक प्रश्न लिखो, निम्न में से चंबल की सहायक नदी, प्रश्न लिखो निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है, निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है काली सिंध, तीसरा ऑप्शन है आपके सी ऑप्शन है आपके आहू, और डी ऑप्शन है आपके गुंजाली। बड़ा जल्दी दे दिया जवाब, मतलब आप कहते हो कि ये जो आऊ नदी है चंबल की सहायक नदी नहीं है, क्या कह रहे हो आप, आऊ है जो चंबल की सहायक नदी
नहीं है। बात पे है ना, स्वार्थी मत बनना। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जहां स्वार्थ लगता है वहां बदल जाते हैं। नहीं बदलोगे? क्या कह रहे हो आप? आहू, देखो बदल रहे हो ना तुरंत ही, अभी बदलना शुरू हो गए। ठीक है, ऑप्शन की छोड़ो, अभी आप क्या कह रहे हो कि आऊ नदी है जो चंबल की सहायक नदी नहीं है। बात फिर है ना, है है तो फिर दूसरी बताओ कौन सी तीनों के अलावा? ये आंसर है इसका, है ना? ठीक, एक प्रश्न और लिखो। आंसर इसका आप कह रहे हो तो मैं कौन सा होता हूं चेंज करने वाला? ठीक है, अगला लिखो। निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। एक प्रश्न वापस लिखो। एक, निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। बदलना मत, बदलना ही पड़ी, गलत बात है फिर तो। पहला बनास ऑप्शन, दूसरा काली सिंध, तीसरा आहू, चौथा जाखम। नहीं, अब जरूरत आऊ की है नहीं आपके, तो आऊ को छोड़ दिया। यही होता है, मनुष्य बदल जाता है, आपका साथ छोड़ देता, कोई भरोसा नहीं कब का साथ छोड़ दे। तो इसका आंसर क्या है? जाखम। अभी आप आहू को मान रहे थे, अब आप कह रहे हो नहीं आहू सहायक नदी है। अभी तक क्या कह रहे थे? आहू सहायक नदी नहीं है। तो ये 1 मिनट में बदल गए। हाँ, आंसर क्या है? इस बार आंसर भी आहू ही होगा। हाँ। तो यहां मान रहे थे, यहां नहीं आती थी चंबल में? आती थी, पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और सही आंसर इसका क्या है? जाकम। और इसका सही आंसर क्या है? यहां ये बता रहा है कि ये तीनों सीधी मिलती है। ये इसके साथ इसकी सहायक नदी है काली सिंध की, तो सीधी चंबल की सहायक नदी नहीं है। और ये है कि ये तीनों ही कैसे ही आओ लेकिन आ रही है किसमें? और ये किसकी है? माई की, सोम या माई की सहायक नदी है। ठीक है, इतना बहुत कम टाइम में बदल जाओगे। वो भूगोल थी बदलती रही, मैं इतिहास था विवादों में रहा। इतिहास विवादों में रहता हमेशा, और भूगोल बदलती रहती है। ठीक है, चलो अब आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ कौन सी? आप बताओ। काली सिंह लिखो, काली सिंह। बनास को बाद में पढ़ेंगे, पहले काली सिंध को पढ़ेंगे। बनास लास्ट में पढ़ेंगे, और बनास के बाद अपने नदी कंप्लीट हो जाएगी कौन सी? चंबल। अब काली सिंध की बात करें तो काली सिंध का उद्गम कहां से होता है? राजसमंद से। कहां से? एमपी से। अभी आप देखते हो कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं आती है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, और कौन सी नदी राजस्थान में से नहीं आती है। तब अपने को देखना होता है कि मध्य प्रदेश में से कौन सी आती है और कौन सी राजस्थान में से आती है। ठीक है, तो काली सिंध की बात करें, देखो काली सिंध का उद्गम कहां से होता है? बागली गांव, देवास, एमपी से। कहां से होता है? एक जगह है बागली, देवास, एमपी से। यहां से नदी निकलती है और किस में आकर मिल जाती है? इधर से किस में?
चंबल में। और चंबल में कहाँ मिलती है? एक जगह है नानेरा। नानेरा, नानेरा कहाँ है? कोटा में। इसका नानेरा कोटा में मिल जाती है। किसमें? ये नदी आपके प्रवेश करती है राजस्थान में। एक जगह है बीदा। बीदा कहाँ? रायपुर, झालावाड़। रायपुर, झालावाड़ से ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर इसके किनारे आपके झालावाड़ है खुद। झालावाड़ किस नदी के किनारे है? काली सिंध के किनारे। काली सिंध राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? बिद्दा, रायपुर, झालावाड़ से। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध पर आपके एक बांध बना हुआ है झालावाड़ में, हरीशचंद्र सागर बांध। कौन सा? हरीशचंद्र सागर बांध बना हुआ। कहां पर? झालावाड़। कहां बना हुआ है? झालावाड़ में। फिर आपके यहां पर एक बांध बना हुआ, लास्ट में जाते जाते जब समाप्त होती है तब आपके एक बांध बना हुआ। कौन सा? नानेरा बांध। कौन सा बांध है? नानेरा बांध। नानेरा बांध, या इसको कहते हैं नवनेरा। नानेरा या नवनेरा कहां पर है? कोटा में। नानेरा कहां है? उद्गम कहां से? बागली, देवास, एमपी से। राजस्थान में प्रवेश बीदा, रायपुर, झालावाड़। किनारे बांध हरिश्चंद्र सागर बांध, झालावाड़ बांध, नानेरा बांध, कोटा। ठीक है। फिर आपके जब ये नदी आगे बहती है तो इसमें एक इधर से नदी आती है। कौन सी? परवन आती है। इधर से कौन सी नदी आती है आपके? इसमें परवन नदी आती है। और परवन मिलती है एक जगह है पलायता। कौन सी जगह है? पलायता 12 में। पलायता 12 में। परवन आती है विंध्याचल एमपी से। परवन कहां से आती है? परवन नदी आती है आपके विंध्याचल एमपी से। विंध्याचल पहाड़ियां एमपी में। विंध्याचल, विंध्याचल एमपी से आपके उद्गम होता है। विंध्याचल एमपी से ये फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से? एक जगह है खड़ी बोर। कौन सी? खड़ी बोर जगह है। कहां पर? झालावाड़। खड़ी बोर झालावाड़ है। यहां से ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खड़ी बोर झालावाड़ से। फिर ये नदी आपके आगे बढ़ती है तो इसके किनारे आपके एक दुर्ग है शेरगढ़। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग है, जो कहाँ है? 12 में। कहां पर है? इसी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? 12 में। अभ्यारण्य कहाँ पे है? 12 में। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य और शेरगढ़ दुर्ग है। जो शेरगढ़ दुर्ग दो है, एक धौलपुर में और एक आपके 12 में। ये जो 12 वाला इसको कोसवर्धन भी कहते हैं। ये कोसवर्धन वाला दुर्ग है जो आपके यहाँ पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है। शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली है। सांप ज्यादा है शेरगढ़ अभ्यारण्य। और फिर कहाँ आ जाती है? पलायता 12 में। इधर से नदी आती है कौन सी? एक आहू नदी आती है। कौन सी नदी आती है? आहू नदी आती है। आहू नदी का उद्गम कहां से होता है? सुसनेर की पहाड़ी से। कौन सी नदी है? आहू। उद्गम कहां से होता है? सुसनेर पहाड़ी एमपी। सुसनेर पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? नंदपुर, झालावाड़। नंदपुर, झालावाड़ से ये कहां से? राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से? नंदपुर, तो राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर झालावाड़ से। फिर इस नदी की बात करें तो ये नदी आपके यहां पर आकर मिलती है। जहां आकर मिलती है वहां पर आपके एक दुर्ग है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। क्या नाम है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहां पे है? झालावाड़।
तो यहाँ पर गागरोन दुर्ग है। कौन सी नदियों के संगम पर? काली सिंध और आओ। काली सिंध और आओ नदियों के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग है? ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग। जल दुर्ग क्या होता है? जिसके पास में से कोई नदी निकलती है, जो जल है उसके पास में, तो वो होता है जल दुर्ग। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। और ये जो काली सिंध और आओ का संगम स्थल है उसको कहते हैं सामेला। संगम स्थल क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। सामेला होता है क्या वैसे? कल्चर में सामेला किसको कहते हैं? विवाह के समय बिना हथले वो कहवे, वो चौरिया मुया करे। वर और वधु का मिलन वही हथलेवा होता है। पहली बार उसी समय हाथ मिलाते हैं वर वधु। सामेला कहता है कि वर और वधु पक्ष मिलते हैं, दोनों बीजी बीजी मिले, ठीक है। और पहले तो बीजी बीजी गुआड़ में मिल जाता, बारात आते जन गुआड़ में रामासामा हो जाता मिलने था। आले था देखो गाड़ियां घोड़ा रुया बीज जिकरा बीज दिखे गुआड़ में, ठीक है। कोई छींत दे बीज, ठीक है। क्यों बेटा माहौल ले कोई तो कोई बीज दिखे और कोई बयान जी दिखे, ठीक है। और फिर जाते हैं कहाँ पे? स्कूल में डेरा पर जावे, और डेरा पर जाओ डेरा पर मिलन करने लग गया बाद में कि डेरा पर मिलना, गुआड़ में तो सही मिलन हुए को नहीं। डेरा पर कोशिश करी तो डेरा में तांटा है बीज खुद ही नाश्ता नूस्ता रसगुल्ला रेला की बातें करे कि अन्न कौन है नाश्ता अन्न कौन है, और ठीक है यानी कि अटी बीज कौन मतलब कौन मिलन में, यानी कि बीज सामी जार मिलनो करो बंद। पहले लड़की वाले सामने जाते थे बारात के स्वागत के रूप में, अब स्वागत के रूप में सामने जाना बंद कर दिया, वहीं बैठे रहते हैं। पडलो आयोजन अपने आप ही मिलन हो जाए, ठीक है। तो वहां पे पडला में हो जाता है मिलन। बीजी बीजी लगभग देख लिया करो आप, पडला में पहले मिलन हुआ, ठीक है। और कई बार पडले के साथ में दूल्हा आ जाता है, कई बार दूल्हा को पडला का साथ मिलाते हैं, और फिर दूल्हे को बाजोट पे बिठाया जाता है और उसको मिलनी कहते हैं, कई एरिया में हुआ करे मिलनी, ठीक है। तो बाजोट पे बिठाया जाता है, फिर इधर से दोनों पक्ष खड़े होते हैं, रामासामा करते हैं, वो बाजोट पे बैठा रहता है, ठीक है। और वो जो आपके पडला होता है वो अंदर ले जाया जाता है, और फिर आपके आधा घंटा घंटा पर वो बाजोट पे बैठा रहता है, ठीक है। फिर उसको तोरण पे ले जाया जाता है। तो उसको वर पक्ष और वधु पक्ष का मिलन होता है, उसको कहते हैं सामेला। और वर और वधु का मिलन हथलेवा क्या कहते हैं? और कब होता है बताओ? हथलेवा के अलावा तो पहले मिलन कहाँ होता है? आजकल तो हो जाता है सगाई से पहले, लेकिन फिर भी पहले तो वही होता था चौरिया में, ठीक है। तो ये आपके सामेला है। ये क्षेत्र कौन सा है? कहते हैं कि सामेला गांव है, यहाँ पे दोनों का मिलन है, उसको कहते हैं सामेला क्षेत्र। वहां पर कौन सा दुर्ग है? उद्गम कहां से? बागली गांव देवास एमपी से। राजस्थान में प्रवेश और आपके किनारे झालावाड़ बांध, हरिश्चंद्र सागर बांध, बांध नानेरा बांध कहाँ मिल जाती है? चंबल में, नानेरा कोटा में। इधर से कौन सी नदी? सुसनेर की पहाड़ी एमपी से। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर झालावाड़ से, फिर जाकर मिलती है वहां गागरोन दुर्ग। उधर से आपके परवन विंध्याचल एमपी से, खड़ीबोर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य, और फिर पलायता 12 में मिल जाती है, ठीक है। तो कल वाला चित्र आपको सबको उपलब्ध हो गया होगा, अभी भेजते हैं इसको। तो अरे बाहर मत जाओ, तो बाहर क्यों जा रहे हो? वैसे तो थोड़ी बहुत ही क्लास लेट हो जाती है, तो आपके लेट हो गया लेट हो गया।